हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल योर वन प्लेस सॉल्यूशन फॉर ऑल योर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज। आज की वीडियो होगी स्पेशली क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए और आज की इस वीडियो में हम अपने कंज्यूमर्स इक्विपमेंट चैप्टर को अंत तक पहुंचा देंगे। वीडियो के प्रोडक्टिव यूज के लिए इस वीडियो को एंड तक देखना और शुरू करने से पहले उस लाल वाले बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए सीखते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो आज का टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम बाय इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस पढ़ने के लिए जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे क्या क्या थे सर? इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन। हमने दोनों ही टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ के प्रीवियस क्लासेस में खत्म कर लिया है। अच्छा, आज हम कर रहे हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। आपको कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पढ़ने के लिए इंडिफरेंस कर्व अप्रोच से उन दोनों टॉपिक्स को, चाहे वो इंडिफरेंस कर्व हो चाहे वो बजट लाइन हो, बहुत अच्छे से पढ़ना जरूरी है। हमारे पास सबसे पहले आता है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम बाय इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। याद करो, जब हम छोटे छोटे बच्चे थे हमने किया था कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम दूसरे तरीकों से, बाय कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में भी हमने कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को पढ़ा था। सर, चाहे हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कार्डिनल यूटिलिटी में पढ़े, यानी कि यूटिलिटी एनालिसिस के थ्रू पढ़े, या फिर इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के थ्रू पढ़े, क्या हमारा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का मीनिंग चेंज हो जाएगा? नहीं सर, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का मीनिंग तो वही रहेगा जो पहले था। यानी ये तो जनरल चीज है कि ये कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का मतलब होता है स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी कि पोजीशन ऑफ मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन, जिसको कंज्यूमर चेंज नहीं करना चाहता, ऐसी कंडीशन को बोला जाता है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का सेम मतलब हमने यूटिलिटी एनालिसिस में पढ़ा था, यानी सर इनके मतलब में कोई चेंज नहीं आने वाला। चेंज आने वाला है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को पढ़ने के मैथड्स में। जैसे कि हमारे पास मैथड आ गया इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, यानी यहां पर हम लोग इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के थ्रू कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम फाइंड करेंगे। मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोगों ने बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व के टॉपिक को अच्छे से समझा हुआ है। अगर समझा हुआ है तो ये टॉपिक 10 मिनट का भी नहीं है। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के लिए हमारे पास ना दो कंडीशंस है। मैं कहता हूं 1 मिनट के लिए इन कंडीशंस को हटा दो। आप बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व के टॉपिक को ध्यान रखो, उसके थ्रू हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को पहले समझते हैं, फिर कंडीशन समझेंगे। ध्यान से देखना इस कर्व को। इस कर्व में मैंने 3 इंडिफरेंस कर्व प्लॉट किए। थोड़ी सी रिवीजन इंडिफरेंस कर्व की। क्या कहते थे इंडिफरेंस कर्व? सर, इंडिफरेंस कर्व का मतलब था वो सारे बंडल्स, वो सारे कॉम्बिनेशंस जो अलग अलग कॉम्बिनेशन हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहे थे, और हायर इंडिफरेंस कर्व विल रिप्रेजेंट दी हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। यही हमने पढ़ा था इंडिफरेंस कर्व के अंदर। बिल्कुल सही, आप बहुत अच्छे बच्चे हो, सब याद है आपको। बजट लाइन के अंदर हमने क्या पढ़ा था? सर, बजट लाइन में हमने पढ़ा था कि कंज्यूमर जब अपनी सारी इनकम को अलग अलग कॉम्बिनेशंस पे स्पेंड करता है, यानी अपनी इनकम से जब डिफरेंट कॉम्बिनेशन स्पेंड करता है, सो दैट हिज एंटायर इनकम इज स्पेंट। यानी हमने कुछ कॉम्बिनेशंस बनाए थे जहां पर उसकी सारी इनकम स्पेंड हो रही थी, उसको हम बजट लाइन बोल रहे थे। यानी इस बजट लाइन के ऊपर जितने भी कॉम्बिनेशंस होंगे, कंज्यूमर वो सारे कॉम्बिनेशन परचेज कर सकता है अपनी पूरी इनकम स्पेंड करके। और ये इंडिफरेंस कर्व पे जितने भी बंडल्स होंगे, सारे बंडल कंज्यूमर को सेम सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं। चलो, मैंने ये सेंटर वाला देखो 3 आईसी बनाए हैं। अभी इनका मीनिंग आपको बता दूंगा क्यों बनाए हैं। IC1, IC2, IC3, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखना। कई लोग बोलेंगे कि सर पहले कंडीशंस पढ़ाओ ना। बेटा, पहले ना हर चीज का मीनिंग समझ लो। आपको अगर इसका लॉजिक समझ आ गया ना, फिर कंडीशंस कोई बड़ी चीज नहीं है। कंडीशंस तो एक तरीके से रेक्टिफिकेशन है। यहां पर है मेन कॉन्सेप्ट। ये सेंटर वाला आईसी मैंने लिया, यानी इस आईसी के ऊपर जितने भी कॉम्बिनेशंस बने होंगे, जितने भी बंडल्स होंगे, वो सारे बंडल्स मुझे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं। पर क्या मैं ये वाला बंडल अफोर्ड कर सकता हूं? नहीं सर, मेरी बजट लाइन तो इन्हीं कॉम्बिनेशंस को अफोर्ड करने को बोलती है जो बजट लाइन के ऊपर होंगे। यानी जो मेरी प्राइस लाइन है, बजट लाइन एक ही बात है, उसके ऊपर जो कॉम्बिनेशन होंगे सिर्फ वही अफोर्ड कर सकता हूं। और इंडिफरेंस कर्व बोलता है कि ये वाला कॉम्बिनेशन, फिर बोलता है ये वाला कॉम्बिनेशन, फिर यहां यहां यहां। यानी देखो, ये वाला कॉम्बिनेशन मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, ये जो कॉम्बिनेशन है, क्योंकि ये मेरे बजट के बाहर जाते हैं। यानी अगर मुझे ये वाला बंडल बाय करना है तो मुझे ज्यादा इनकम की जरूरत है, इस बंडल के लिए ज्यादा इनकम की जरूरत है। हाँ, ये बंडल ऐसा है जहां पर सेटिस्फैक्शन भी इन सबके इक्वल है और मेरी इनकम भी, बजट लाइन भी मेरी यहां पर टेंजेंट होती है। टेंजेंट कट करने का मतलब कि यहां पर ई पॉइंट पे मेरा इंडिफरेंस कर्व का ये वाला पॉइंट और मेरी बजट लाइन का ये वाला पॉइंट इक्वल हो जाता है। तो सर, यही तो इक्विलिब्रियम है, जहां पर मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाए और पैसा भी बराबर उतना ही जितना मेरे पास खर्च हो जाए। और क्या लोगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में? आई होप आपको मीनिंग समझ आ गया कि इस वाले पॉइंट के ऊपर जितना मेरा पैसा था वो भी खर्च हो रहा है और मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन भी मिल रही है। यही तो है इंडिफरेंस कर्व से कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को फाइंड करना। तो आई होप आप लोगों को टॉपिक समझ आ गया। चलो अब टेक्निकलिटी या फिर बोलो रट्टाफिकेशन कंडीशंस पे चलते हैं।
कहता है कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम फाइंड करने के लिए दो कंडीशंस है। पहले तो कहता है कि MRS यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई, दो गुड्स है हमारे पास एक्स और वाई, यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई इक्वल होना चाहिए प्राइस रेशियो के। दिस इज द प्राइस रेशियो। ये हमने बजट लाइन पढ़ते हुए पढ़ा था। MRS हमने कब पढ़ा था? MRS बताओ हमने कब पढ़ा था? MRS पढ़ा था हमने इंडिफरेंस कर्व पढ़ते हुए, यानी जब हमने IC पढ़ा था तब इसको पढ़ा था, और जब हमने बजट लाइन पढ़ा था तब हमने प्राइस रेशियो के बारे में पढ़ा था। याद करो कुछ ऐसा लिखा था ना कि प्राइस रेशियो के ऊपर बजट लाइन का स्लोप डिपेंड करता है, यानी ये जो बजट लाइन का स्लोप है डाउनवर्ड स्लोपिंग के प्राइस रेशियो पे ही डिपेंड करता है, हमने ऐसा सीखा था वहां पे। अच्छा, तो यानी पहली कंडीशन तो ये बोलता है कि जब आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सर ये क्या होता था? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब जब आप एक गुड से दूसरे गुड को शिफ्ट कर सब्स्टिट्यूट करते थे पर सेटिस्फैक्शन सेम रहनी चाहिए। यही तो था IC के अंदर MRS कि सर जब हम एक गुड से दूसरे गुड पे सब्स्टिट्यूट हो रहे हैं या शिफ्ट हो रहे हैं पर हमारी जो सेटिस्फैक्शन है वो सेम है हर लेवल पे, यही था MRS के अंदर। कहता है ऐसा करते हुए ना जब आपका प्राइस रेशियो सेम है, ठीक है, तो आप इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंच गए। अच्छा सर इसके अलावा और क्या केसेस बन सकते हैं? इसके अलावा केस बन सकता है कि जब आपका MRS ज्यादा हो, MRS ऑफ एक्स एंड वाई इज मोर देन द PX अपॉन PY। सर पहले तो MRS ऑफ XY का मतलब क्या है? यानी देखो जो फर्स्ट लिखा हुआ है इस कॉमोडिटी को आप गेन कर रहे हो, सेकंड वाले को सेक्रीफाइस कर रहे हो, यानी MRS ऑफ XY का मतलब कि हाउ मेनी कॉमोडिटी यू विल हैव टू सब्स्टिट्यूट टू गेन X, ठीक है, हाउ मेनी कॉमोडिटीज ऑफ Y यू विल हैव टू सेक्रीफाइस टू गेन 1 यूनिट ऑफ X। ये मतलब है MRS ऑफ XY का। यहां पर PX अपॉन PY यानी कि प्राइस ऑफ X अपॉन प्राइस ऑफ Y। ओके सर ऐसी कंडीशन हो, यानी कि जब MRS ज्यादा हो तो क्या होगा? इसके अंदर MRS ज्यादा आपको कहां दिखता है? मुझे ये बताओ कि सर MRS ज्यादा मुझे यहां पर कहां पे दिखता है? MRS ज्यादा है यहां पर इन पॉइंट्स पे, यानी इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के लेफ्ट पे जितने पॉइंट्स है यहां पर MRS ज्यादा है। ज्यादा का मतलब सर आप यहां पर सपोज कॉमोडिटी Y है, ये कॉमोडिटी X है, यहां से मैं Y को सेक्रीफाइस कर रहा हूं तभी तो X गेन हो रहा है, यानी इस वाले पॉइंट्स पे, इन पॉइंट्स के ऊपर यहां पर मेरा MRS ज्यादा है। सर इसका मतलब क्या है? ज्यादा है मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ज्यादा है। अब Y की ज्यादा यूनिट सेक्रीफाइस कर रहे हो टू गेन यूनिट्स ऑफ X, यानी टू गेन वन कॉमोडिटी ऑफ X, आप Y को ज्यादा सेक्रीफाइस कर रहे हो, तो क्या आप इसमें इक्विलिब्रियम पे हो? देखो आप ना इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कब पहुंचोगे? सेटिस्फैक्शन सेम है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंचने के लिए MRS चाहिए आपकी प्राइस रेशियो की इक्वल। यहां पर क्या हो रहा है कि आपका MRS ज्यादा है, आप यहां पर Y को सेक्रीफाइस करते रहोगे X को गेन करने के लिए, क्योंकि X से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन ज्यादा है। देखो इन टोटलिटी यहां पर बात कर रहा हूं X और Y टोटल सेटिस्फैक्शन सेम है, पर अभी क्या हो रहा है कि आपको X से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन ज्यादा है, तो अगले जो कॉम्बिनेशंस बनाते जाओगे Y को सेक्रीफाइस करते जाओगे और X को गेन करोगे, तो ऐसा कब तक चलेगा? सर यहां तक, क्योंकि यहां पर आके वो वाला पॉइंट आ जाएगा जब आपकी MRS इक्वल हो जाएगा, यानी बेसिकली XY की सेटिस्फैक्शन दोनों की इक्वल हो जाएगी इस पॉइंट पे आके। अच्छा ओके, तो यानी इस पॉइंट पे क्या करूंगा जब MRS ज्यादा होगा? सर इस पॉइंट पे मैं Y को ज्यादा से ज्यादा सेक्रीफाइस करूंगा टू गेन यूनिट्स ऑफ X। ओके, तो इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट क्या बनता है? नेक्स्ट ये आ जाता है मेरे पास कि जब MRS कम हो, यानी ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे बोलूंगा कि यहां पर MRS कम है, यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कम है, मैं Y को सेक्रीफाइस नहीं करना चाहता, मुझे X इतनी अच्छी सेटिस्फैक्शन नहीं देता, यानी मैं खुश हूं Y को कंज्यूम करके ही, यानी मैं Y का कंजम्पशन जारी रखूंगा। और एक टाइम पे क्या होगा, जब मैंने Y का कंजम्पशन कंटिन्यू रखा हुआ है, एक टाइम पे क्या होगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लग जाएगा और Y से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कम हो जाएगा, तो धीरे धीरे मैं ऑटोमेटिकली इस वाले कंडीशन पे वापस लायक कर जाऊंगा, यानी ये भी पॉइंट मेरे को यहां पर ले आएगा, और जब यहां ले आएगा तो मेरी फिर से कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के लिए कि मेरा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्राइस रेशियो के इक्वल होना चाहिए। तो आई होप आपको फर्स्ट कंडीशन समझ आ गई है। फर्स्ट कंडीशन समझने से पहले इस डायग्राम के थ्रू कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम समझो, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, माइंड में बैठना चाहिए। यानी यहां पर ये वाले बंडल्स मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था क्योंकि प्राइस ही ये रहा मेरा, ये वाले बंडल्स भी बाहर थे मेरे अफोर्ड से, प्राइस ये रहा मेरा, तो ये रहा प्राइस और मेरी सेटिस्फैक्शन मैच हो गई, वहां पर मैं इक्विलिब्रियम पर पहुंच गया। सेकेंड कंडीशन भी है हमारे पास जहां पर वो कहता है कि आपका जो MRS है वो कॉन्टिन्यूअसली फॉल होना चाहिए। याद करो जब आप एक छोटे छोटे से बच्चे थे, आपने एक लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के चलते ही तो MRS फॉल होता है। सर जब आप एक कमोडिटी से दूसरे पे शिफ्ट हो रहे हो ना, तो उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन कम होती जा रही है।
ठीक है, जिसकी वजह से आपका एमआरएस कम होता जा रहा है। तो अगर आपको ये होता हुआ मिल रहा है, पहले तो ये हो गया, यानी एमआरएस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई हो गया, और उसके बाद एमआरएस कॉन्टिन्यूअसली फॉल हो रहा है, तो आप यहां पर पहुंच जाओगे इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। सो ये था आपका इंडिफरेंस कर्व के थ्रू कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। आई डोंट थिंक सो इस टॉपिक को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम है। देखो, इस टॉपिक को आसानी से समझने का तरीका है कि आप इसको लॉजिकली क्लियर करो। अगर आप इस टॉपिक का रट्टा मारोगे ना, चलो यार दो कंडीशंस याद कर ली, टेबल का डायग्राम या ये डायग्राम जो है इसको याद कर लिया और हम पेपर में लिखा है 4 नंबर मिल जाएंगे, बेटा नंबर तो ले लोगे बट वो खुद से धोखा होगा आपका। तो मेरी बात मानो, इसको लॉजिकली समझो। लॉजिक बहुत आसान है इसका, बहुत आसानी से टॉपिक खत्म होता है। हमने आज अपना कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम चैप्टर एक तरीके से खत्म कर दिया। एक छोटा सा टॉपिक कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच और ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के अंदर कुछ कंपैरिजन की बातें कर लेते हैं, जिसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर देखते हैं हमने क्या बातें करनी है, तो आओ फिर वो टॉपिक डिस्कस करते हैं। हाँ जी दोस्तों, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पढ़ने के लिए हमने 2 अप्रोचेस को फॉलो किया। पहली अप्रोच थी हमारे पास कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच और सेकंड थी हमारे पास ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। दोनों ही अप्रोचेस के कॉन्सेप्ट को हमने बहुत अच्छे से समझ लिया। कार्डिनल यूटिलिटी के अंदर हमने यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ा और इसको पढ़ने के लिए हम लोगों ने कुछ एग्जैक्ट टर्म्स नंबर्स का फॉलो किया। यानी यहां पर बोला गया कि हम यूटिलिटी को एग्जैक्ट नंबर्स में नाप सकते हैं और उसका स्टैंडर्ड मेजर रखा गया यूटिल्स, यानी यूटिलिटी को यूटिल्स में नाप सकते हो। यानी 2 कमोडिटीज एप्पल्स बनानास, सपोज इससे आपको यूटिलिटी मिलती है और यहां से भी, तो इसकी यूटिलिटी मैंने 20 यूटिल्स बोल दी। अगर ये मुझे ज्यादा सेटिस्फैक्शन देता है, ये अगर कम देता है तो मैंने इसको 10 यूटिल्स बोल दिया। यानी यूटिलिटी को मैंने नाप सकता था एक एग्जैक्ट टर्म्स में, जिसका नाम यूटिल रखा गया। इसके अलावा था मेरे पास ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के अंदर बोला गया कि हमारे पास कोई भी स्टैंडर्ड मेजर नहीं है। क्यों? क्योंकि यूटिलिटी एक सब्जेक्टिव टर्म है, मेंटल टर्म है, एक सब्जेक्टिव टर्म है, मेंटल टर्म है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। जरूरी नहीं है कि सबको एप्पल खाने से 20 यूटिल्स की यूटिलिटी मिलेगी, यानी लोगों की यूटिलिटी अलग अलग हो सकती है। अच्छा, तो सर फिर यहां पर हमने यूटिलिटी को नापने के लिए कोई स्टैंडर्ड मेथड यूज नहीं किया? बिल्कुल नहीं किया। तो यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने रैंकिंग सिस्टम यूज किया। यानी सपोज एप्पल्स और बनानास कंज्यूम कर रहा हूं, मुझे बनाना से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है एप्पल से कम, या फिर एप्पल से ज्यादा और बनाना से कम, तो मैं उसको जो इससे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उसको फर्स्ट रैंक दे दूंगा और बनाना को मैं सेकंड रैंक दे दूंगा। तो आई होप आपको समझ आया कि हमने 2 अप्रोचेस को यहां पर स्टडी किया था। इस तरीके से हमने इस चैप्टर को आगे बढ़ाया। और फाइनली कार्डिनल यूटिलिटी के अंदर हमने यूटिलिटी एनालिसिस से कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पढ़ा था, सिंगल कमोडिटी और 2 कमोडिटी केस में। और यहां पर हमने ऑर्डिनल यूटिलिटी में इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के थ्रू इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन को स्टडी करके कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को खत्म किया। इसी के साथ हमारा चैप्टर यहां पर खत्म हो गया। अब है कुछ इंपॉर्टेंट बात ये है कि सर इस चैप्टर के नोट्स आपको इजीली मिल जाएंगे। मुझे बस इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो मैं वहां आपको नोट्स अवेलेबल करवा दूंगा। एंड द सेकंड थिंग इज कि सर जो हमारे यूटिलिटी एनालिसिस है ना, उस पे बेस्ड ना कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवाऊं, एक वीडियो उसके पर बनाऊं, तो आपको उसके लिए मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना होगा कि हाँ सर प्लीज हमें करवा दो, तो मैं उसके लिए एक न्यू वीडियो बना दूंगा। तो इसी के साथ दोस्तों हमने अपने चैप्टर पूरा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम खत्म कर लिया। एक भारी वेलकम चैप्टर था बट खत्म हो गया। आई होप आपको वीडियो के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे समझ आ गए हैं। वीडियो को लाइक करके मुझे मोटिवेट करो, शेयर करके अपने दोस्तों से पुण्य कमाओ। मैं आपको मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।